नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम संगम काल के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संगम साहित्य के अतिरिक्त संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य साहित्यिक एवं अभिलेखीय स्रोतों की चर्चा करेंगे। इसके बाद चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे अंत में संगमकालीन राज व्यवस्था, शासन प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन कैसा था संगम काल में इन तमिल राज्यों का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। यानी कि पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच में वाणिज्यिक व्यापार जो होता था उसके बारे में इन्होंने अपने लेखों में, अपनी किताबों में बताया है। दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो हमें मिलता है वो मैगस्थनीज की इंडिका में पांड्यों के उल्लेख के रूप में मिलता है। अशोक के अभिलेखों, विशेषकर बृहद शिलालेख 2 में तीनों दक्षिणी राज्यों पांड्य, चोल व चेर का पड़ोसी राज्यों के रूप में उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों के बाद खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेखी तमिल राज्यों का उल्लेख करने वाला एकमात्र अन्य शिलालेखीय स्रोत है। यानी कि केवल 2 ही शिलालेखीय स्रोत हैं। एक अशोक का बृहद शिलालेख 2 और एक शिलालेख 13 है जिसमें पांड्य राजवंश का जिक्र है। और दूसरा जो अभिलेख है, मतलब दूसरे राजा का जो अभिलेख है वह है खारवेल राजा का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं चेर राजवंश की। रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य एवं संगम साहित्य से चेरों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र के नाम से चर्चित चेर राज्य को कुड़ावर, बिल्लवर, कुट्टवर, पुरयार, मलयर एवं बनारवर आदि नामों से जाना जाता है। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र शब्द का जिक्र हुआ है चेरल राज्य के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों, इनमें क्या क्या आता है, कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर और कोचीन, इन पर नियंत्रण किया, इन पर राज किया तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को भी इन्होंने नियंत्रित किया था। चेरों की राजधानी वांजी अथवा क्रूर थी, जिसको क्रूबुर भी कहा जाता है। चेरों का राजकीय चिन्ह जो था धनुष बाण था। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। टॉलमी ने यहाँ अर्थात चेर राजवंश की राजधानी वांजी या क्रूर में अनेक रोमन सिक्के मिलने की बात कही है। चेर शासकों के समय मुजरिस प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिमी तट, मुसिरी और टोंडी के बंदरगाह जो थे चेर शासकों के नियंत्रण में थे। पुगलुर शिलालेख प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। इस शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था, जो कि लगभग 130 ईस्वी के आसपास था। इसे महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराने वाला कहा गया है, जो कि पूर्णतः झूठ है। लेकिन फिर भी इस वजह से, इस कारण उदयन जेरल को महाभोजक उदयन जेरल की उपाधि मिली थी। इसे पेरुन जोरम उदयन तथा 12 भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसने एक बहुत बड़ी पाकशाला, भोजनालय का निर्माण अपने शासनकाल में करवाया था और इस पाकशाला से उदयन जेरल अपनी जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन वितरित करता था। दूसरा जो शासक था, चेर शासक, वह था नेदुन जेरल आदन। इसने अपने पड़ोसी राज्यों पर कई बार आक्रमण किए थे। अपने इन आक्रमणों के द्वारा उसने कुछ यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया था। बाद में इन व्यापारियों को, जो बंदी बनाए गए थे, एक बहुत बड़ी रकम लेने के बाद छोड़ा गया था। संभवतः नेदुन जेरल आदन ने उस समय के 7 छत्रधारी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उसने चोल नरेश
उरुवप्पघरेर इलयन के विरुद्ध भी अभियान का नेतृत्व किया था। नेदुनजेरल आदन ने अपना अंतिम युद्ध चोल नरेश करिकाल के विरुद्ध लड़ा। इसमें वह पराजित हुआ करिकाल के द्वारा, और इस पराजय के फलस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली और उसकी रानी ने उसके साथ ही सती होकर अपने प्राण दे दिए। नेदुनजेरल आदन ने अपने 55 वर्ष के शासनकाल में अधिराज एवं श्रम यवरंबन की उपाधियां धारण की थी। तीसरा जो शासक था वो था पलयाने सेलकेलु कुट्टवन, जो कि नेदुनजेरल आदन का छोटा भाई था। नेदुनजेरल आदन की मृत्यु के बाद पलयानेसेलकेलु कुट्टवन ही चेर वंश के राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने अगप्पा दुर्ग और कोंगू प्रदेश पर विजय प्राप्त की। उसकी सेना में हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी, मतलब जो चेर राजवंश के अन्य राजा थे उनकी सेना में इतने हाथियों की संख्या नहीं थी। सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पलयानेसेलकेलु कुट्टवन की सेना में थी। पलयानेसेलकेलु कुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला जो राजा था वह था धर्मपरायण कुट्टवन, लगभग 180 ईस्वी, और ये चेर वंश का वीर प्रतापी राजा था। वह नेदुनजेरल आदन का पुत्र और उदयनजेरल का पुत्र था। चेर वंश के इस महानतम शासक को लाल चेर या अच्छा चेर भी कहा जाता था। इसकी प्रशंसा संगमकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि परनर ने की है। चेरकालीन इतिहास में इसे महान योद्धा एवं कला व साहित्य के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उसने अपनी मजबूत नौसेना द्वारा मोहूर प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। धर्मपरायण कुट्टवन ने सेन कुट्टवन या सेन गुट्टवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी, प्राप्त की थी। यानी कि जो सेन कुट्टवन है या सेन गुट्टवन है वह धर्मपरायण कुट्टवन ही है। इस महत्वपूर्ण उपाधि को प्राप्त करने का कारण था दक्षिणी प्रायद्वीप में सर्वप्रथम उसके द्वारा पत्नी या कर्ण की पूजा की प्रथा का आरंभ करवाना। सेन गुट्टवन ने सती कर्णिकी की याद में एक विशाल मंदिर एवं उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उसने अधिराज की भी उपाधि धारण की थी। वह दक्षिण भारत से चीन में दूत भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला जो शासक था वो था पेरुनजेरल इरनपोरई, जो कि लगभग 190 ईस्वी के आसपास था। ये नेदुनजेरल आदन का पुत्र था। इरनपोरई ने सामंतों की राजधानी तड़गुर पर अधिकार कर लिया था। इरनपोरई के समय समकालीन जो राजा था तड़गुर का, जो विरोधी राजा था, अधिगयमान अथवा नडुमान, इस राजा ने दक्षिणी भूभाग में सबसे पहले यानी कि दक्षिण भारत में सबसे पहले गन्ने की खेती का आरंभ करवाया था। इरनपोरई ने अमर यवरंबन की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला, अर्थात उसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की थी, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। लेकिन इसकी उपाधि जो है अमर यवरंबन मिलती है, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला, लेकिन ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। पेरुनजेरल इरनपोरई की राजधानी मरंदई थी। इरनपोरई ने पांड्य साम्राज्य तथा चोल वंश के शासकों से युद्ध किया और बहुत सा धन अपनी राजधानी मरंदई लेकर के ये आया। संगमकालीन कवियों ने पेरुनजेरल इरनपोरई को अंतिम चेर शासक माना है, किंतु लगभग 290 ईस्वी में, लगभग 100 साल बाद भी हमें एक अन्य अंतिम चेर शासक का उल्लेख मिलता है। इसका नाम है शेर। शेर का अर्थ होता है हाथी की आंख वाला, और इस राजा की जो उपाधि थी वो थी मानदरनजिरल इरनपोरई। यह राजा सुविख्यात कवयित्री ओवेयार का समर्थक था तथा उसके 7 संरक्षकों में से एक था। ओवेयार ने इस राजा की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे हैं।
एक अन्य राजा था जो कि पेरुंजेरल इरनपोरे के बाद में शासन करता था चेरवंश का अन्य राजा कौन था? ये गज मुखशिया, जो कि 210 ईस्वी के आसपास था। उसे भी मानदरनजिरल इरनपोरे की उपाधि मिली थी। ये चेर राजवंश का इतिहास था। अब बात करते हैं चोल राजवंश की। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। चोलों का शासन उत्तरी तमिलनाडु तथा दक्षिण आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिससे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। इनका जो राज चिन्ह था वो था बाघ। चोलों के पास एक कुशल नौसेना थी। चोल शासक एलारा या अल्लार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में प्रथम भारतीय राजा था जिसने श्रीलंका को जीता और लगभग वहां पर 50 वर्षों तक शासन भी किया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोल शासक करईकाल या करिकाल था। उसने 190 ईस्वी में वह परंदलई के युद्ध में 9 छोटे शासकों को हराया था। विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में वेण्णी के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। पत्तिनपाल्य में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ कहाँ उसने सैन्य अभियान करके विजय प्राप्त की थी, किन क्षेत्रों को उसने जीता था, उसके जीवन की क्या क्या घटनाएं थी, ये आपको सब पत्तिनपाल्य में मिलता है। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उसे पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया था। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। उसने जंगल की भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहित किया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए एवं कावेरी नदी के किनारे एक लंबा बांध भी बनवाया। उनकी प्रारंभिक राजधानी उरैयूर, यानी कि जो चोल थे उनकी प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी, जो कि तिरुचिरापल्ली शहर के पास थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। संगम युग के पश्चात का जो चोल इतिहास है वह अज्ञात है। फिर भी चोल वंश परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रेनंडू जिला कुडाया प्रदेश में चोल जो थे पल्लवों, चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे थे। 9वीं सदी के मध्य से चोलों का पुनरुत्थान हुआ और इस चोल वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय था, जिसने लगभग 850 से 870-71 ईस्वी तक शासन किया था। इसने पल्लवों की अधीनता में उरैयूर प्रदेश में शासन किया था। अगला संगमकालीन राजवंश है पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम मैगस्थनीज ने किया था। मैगस्थनीज ने इस राजवंश को माबर नाम से उल्लेखित किया। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। इस साम्राज्य के बारे में अशोक के अभिलेख, महाभारत एवं रामायण से भी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में पांड्य कवाट के मोती और मदुरै के सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में पांड्यों का उल्लेख दक्षिण के पड़ोसी राज्य के रूप में आता है। कलिंग नरेश खारवेल ने पांड्य राजा से मुक्ता, मणि और रत्न प्राप्त किए थे, जो संभवतः विजय उपरांत उपहार के रूप में थे। इस राजवंश के शासनकाल में रोम से व्यापार होता था। पांड्य शासकों ने अगस्टस के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। संगम साहित्य से सर्वप्रथम कुछ प्राचीन पांड्य राजाओं के नाम उनके उल्लेखनीय कार्यों के सहित ज्ञात होते हैं। इनमें पहला नाम नेडियोन का है, किंतु उसका जो व्यक्तित्व है वह काल्पनिक प्रतीत होता है। और दूसरा शासक था पांड्य शासक पलशालय मुदुकुडुभी।
जो कि अधिक वास्तविक प्रतीत होता है। उसने पलसालय मुदुकुडुभी ने अनेक यज्ञ किए थे और विजित प्रदेशों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया था। शिलप्पदिकारम महाकाव्य में पांड्य राजा नेदुनजेलियन प्रथम का उल्लेख मिलता है। इसके शासन काल में मदुरई में कौवलन की दुखद मृत्यु हुई थी तथा शिलप्पदिकारम के अनुसार इस राजा की हत्या कन्नगी ने की थी। ये इस राजवंश का तीसरा राजा था, तीसरा शासक था। प्राचीन पांड्य नरेशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक चौथा राजा नेदुनजेलियन द्वितीय था, जिसका राज्यकाल 210 ईस्वी के लगभग था। उसने 210 ईस्वी के लगभग तेलियालगालम या तलैयालंगानम की लड़ाई जीती थी और चेर नरेश को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। मांगुड़ी मरुगनकी मदुरै कांजी में मदुरै तथा नेदुनजेलियन द्वितीय के शासनकाल का विस्तृत विवरण है। नेदुन-अल-वदे में नेदुनजेलियन और उसकी रानी का वर्णन मिलता है। कालभ्रश नामक जनजाति के आक्रमण के साथ ही पांड्य राजवंश की शक्ति का ह्रास हुआ, नुकसान हुआ। नल्लीवकोडन लगभग 270 ईस्वी में था। ये संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। ये वेरीवर्शेलिया कॉर्के नेदुनजेलियन का छोटा भाई और उत्तराधिकारी था। उसने सती कन्नगी के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन करवाया था। उसने संभवतः नवरत्न की उपाधि भी धारण की थी। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नल्लीवकोडन लगभग 270 ईस्वी में संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। इनकी पांड्यों की जो प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई थी, जो बंगाल की खाड़ी के पास थम्पर पराणी के संगम के पास स्थित थी। बाद में इनकी राजधानी मदुरै हो गई थी। इनका शासन दक्षिण तमिलनाडु पर था। पांड्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया था और संगम कवियों के संकलन की सुविधा प्रदान की थी। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव था तथा ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य जो राजा थे वो वैदिक यज्ञ भी किया करते थे। समाज में पांड्य राजवंश के दौरान समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव होता था। संगम काल के बाद इस राजवंश ने भारत में मुख्यतः 560 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक राज किया था। यानी कि जो मुख्यतः इनका शासन रहा वो 560 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक रहा। वैसे इन्होंने 1618 तक शासन किया था, लेकिन बहुत ही छोटे हिस्से पर। इनका प्रभाव ज़्यादातर 1300 ईस्वी तक ही रहा। उसके बाद ये स्थानीय प्रमुख के रूप में रह गए थे। इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। जो ये 560 से लेकर के 1618 तक का इनका शासनकाल है। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन राज व्यवस्था एवं शासन प्रशासन किस प्रकार का था, आइए जानते हैं। चेर, चोल तथा पांड्य राज्य के जो शासक थे एक ही वंशावली से संबंधित हो सकते हैं, इतिहासकारों का ये मानना है। इसलिए इन्हें कुल संघ कहा जाता था। जब एक ही वंश के व्यक्ति अलग अलग जगह पर शासन करते हैं तो उन्हें कुल संघ राज्य या संघ राज्य कहा जाता है। अब बात करते हैं राजा की। राजा प्रतिदिन अपने दरबार अर्थात नालवे में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। राजा जो था प्रशासन का केंद्र बिंदु था और अपरिमित शक्ति का स्रोत था। यानी कि पूरी तरह से राजा जो होता था वो निरंकुश होता था और राजा के दरबार को नालवे कहा जाता था। उनका जन्मदिन यानी कि राजा का जो जन्मदिन था वो पेरुनल उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता था और ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा होता था जिसको मनरम कहा जाता था। अधिकारीगण राजा की मदद के लिए विशाल अधिकारी वर्ग था जिन्हें हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। अमेच्यार अर्थात मंत्री, पुरोहितार पुरोहित,
सेनापत्यार सेनापति, दूतार राजदूत तथा ओररी या ओर्रार, ये पांचवा वर्ग था गुप्तचर का। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, राज्य को मंडलम कहा जाता था और ये प्रांतों अर्थात नाडुओं में विभाजित था। नाडु में अनेक छोटे गांव जिन्हें सिरुर या सिरयुर कहा जाता था और बड़े गांव होते थे जिन्हें पेरुर कहा जाता था, और जो शहर होते थे उन्हें उर कहा जाता था। यानी कि जो जिले होते थे, प्रांत होते थे, जो प्रांत होते थे, नाडु होते थे, उनमें छोटे गांव, बड़े गांव और शहर होते थे। छोटे गांव को सिरुर या सिरयुर, बड़े गांव को पेरुर और शहर को उर कहा जाता था। पुराना ग्राम, जो पुराने गांव थे उनको मुडुर, छोटे ग्रामों की सभा जो होती थी उन्हें आवे, एवं तटीय शहर को पट्टिनम कहा जाता था। विशाखापट्टनम ये इसी से ही है, तटीय शहर को पट्टिनम कहा जाता था। नगर एवं गांव की प्रशासन को देखने वाली संस्था को मनरम कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पोड़ियल होती थी। राजस्व प्रशासन, राजा को अदा किए जाने वाले कर को कदमे या पाड़ू कहा जाता था। आप सिंपल सी भाषा में ये मान लीजिए कि कर को कदमे या पाड़ू कहा जाता था। भूमि कर तथा व्यापार कर राज्य की आय के मुख्य साधन थे। भूमि की माप की जो इकाई थी वो मा एवं वेली, जिसको वेली भी कहा जाता था, ये थी, तथा अनाज की माप की जो इकाई थी वो कलम थी। भूमि कर और या भूमि राजस्व, भूमि कर या भूमि राजस्व जो था, करे या करई की जो दर थी वो उपज का छठा भाग थी। सीमा शुल्क को उल्गु या संगम कहा जाता था। जब राज्य राजा की ओर से जबरन या अतिरिक्त कर वसूलता था तो इस जबरन या अतिरिक्त कर को आखे कहा जाता था। कर के लिए निर्धारित किए जाने वाला सीमांकित भूमि क्षेत्र वरीयमवारी तथा इसके लिए जो नियुक्त अधिकारी था उसको वरीयमवार कहा जाता था। कर के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्र को, सीमांकित भूमि क्षेत्र को वरीयमवारी और इसके लिए नियुक्त अधिकारी को वरीयमवार कहा जाता था। चोलों के बारे में कहा जाता है कि संगम युग में उनके पास कुंभकोणम में एक अत्यंत सावधानीपूर्वक रक्षित राजकोष था। सैन्य प्रशासन, शासक नियमित आधार पर चतरंगिणी सेना अर्थात 4 प्रकार की सेना रखता था, जिसमें बैलों द्वारा कृषित रथ, पैदल सेना, घुड़सवार और गजारूढ़ सेना शामिल थी। युद्ध बंद करने या चालू करने का जो संकेत था वो शंख या ढोल बजाकर दिया जाता था। सेना 2 भागों में विभक्त रहती थी। युद्ध के समय आगे वाली टुकड़ी को तुसे तथा पीछे वाली टुकड़ी को कुले कहा जाता था तथा सेना नायक या सेना प्रधान को एनाडी कहते थे। कवलारम या कड़ीमारम ये एक रक्षक वृक्ष था जिसको कवलारम या कड़ीमारम कहा जाता था और इसके तहत सभी राजा अपने प्रासादों के प्रांगण में, अपने महल के प्रांगण में शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में एक बड़ा वृक्ष लगाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी जानकारी आपको इसमें मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।